हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कातान एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कातान एकेडमी के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बोर्ड बूस्टर क्रैश कोर्स सीरीज के थ्रू हम इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छी तरीके से इस लाइव सेशन में पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और साथ में ये भी सीखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जोश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चे कमर कस के तैयार हो जाइए आज के इस लाइव सेशन के लिए, और स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। ये आज का क्लास 12th का बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सो व्हाट इज एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी? देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। आप जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में, या हम पूरे बायोस्फीयर की बात करें तो बायो मीन्स होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स होता है काइंड्स और वेरिएशन। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि लाइफ फॉर्म्स में जो वेरिएबिलिटी होती है, लाइफ फॉर्म में जो डिफरेंसेस आते हैं, जो वेरिएशंस होते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और उसके कंजर्वेशन के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नीड आ चुकी है उस कंजर्वेशन की, क्योंकि ह्यूमन ने बहुत सारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज को एक्सप्लॉइट किया हुआ है, बल्कि ये कहें कि ओवर एक्सप्लॉइट किया हुआ है तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी कहने का मतलब ये कि अब वो समय आ चुका है जब हम वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें इस बायोस्फीयर को बचाना है, इस अर्थ को बचाना है, तो हमें इन एनिमल्स और प्लांट की स्पीशीज को बचाना ही होगा, अदरवाइज ये इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। चले जी, आप जानते हैं मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे। बच्चों, पहली बात तो ये कि वेबसाइट पे ऑलरेडी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। आप बड़े आराम से उनको देखिए, अच्छे से समझिए और डिटेल में सारी चीजों को सीखिए। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप ईमेल करके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, मैं सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जरूर समझिएगा कि अगर आप इस चैप्टर को पहली बार यहां पे देख रहे हैं तो आपको पहले पढ़ लेना चाहिए उन वीडियोस को। ये जो आपकी वीडियो है, ये जो लाइव सेशन है, इसमें हम पूरे चैप्टर को बहुत तेजी से रिवाइज कराएंगे, और ये रिवीजन उन लोगों के लिए ज्यादा फेवरेबल है, सुटेबल है, जिन बच्चों ने पहले से ही सारी वीडियोस देख ली हैं। ठीक है जी। अब उनको पूरा चैप्टर एक तरह से याद हो जाएगा। चलिए जी, आप जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन हम डिस्कस करेंगे कि जो मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो वैरायटी प्रेजेंट है यहाँ पे अर्थ पे, हर अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में फ्लोरा और फौना पाया जाता है, क्योंकि हर प्लांट और हर एनिमल स्पीसीज हर जगह नहीं पाई जाती है। हर अलग अलग जगह पे अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्लांट एंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। फ्लोरा और फौना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स इनको याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फौना? फ्लोरा का मतलब होता है द टाइप ऑफ प्लांट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, इट्स कॉल्ड फ्लोरा, एंड द टाइप ऑफ एनिमल प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फौना। आई मीन एनिमल्स की वैरायटी की बात हो रही तो फौना कहेंगे उसको। क्लियर? और आप जानते हैं कि हर लेवल पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है ना। चलिए जी, आप चाहे माइक्रो मॉलिक्यूल लेवल पे चले आए, वहां पे भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, और सेल से लेके आप बायोम के लेवल पे चले जाए, जो कि बहुत बड़ी यूनिट होती है, उस पर भी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। दिस स्टैगरिंग वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म इज रिफर्ड एज बायोडाइवर्सिटी। यानी लाइफ फॉर्म्स में ये जो स्टैगरिंग वैरायटी या वेरिएशंस आते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? तो चलिए, चैप्टर का नेम और चैप्टर का मोटो हमको क्लियर हो चुका है, और अब हम चैप्टर की आगे की यात्रा को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस फोटो को देखिए, कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है ये आपके लिए, यहाँ पे मैंने अरेंज की हुई है। बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी है, देखिए, वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वाइड वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स, वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप देखिए किस तरह से प्लांट्स की, फ्लावर की, एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की कितनी सारी वैरायटी है ना। देखिए, एलियन टाइप का लग रहा है ये तो बिल्कुल, है ना। और ये फ्लावर कितना ब्यूटीफुल है, ये वाला तो उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है भैया, सारे फ्लावर ब्यूटीफुल हैं। और देखिए, ये आपके यहाँ पे देखिए अलग अलग वैरायटी के इंसेक्ट प्रेजेंट है। ये शो कर रहा है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। और इस तरह से अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो आप बेटा याद कर लीजिए कि बेसिक आपकी जो सिलेबस में दी हुई है, 3 तरह की बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। पहली होती है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। दूसरी होती है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, और तीसरी होती है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम इकोलॉजिकल बेसिस पे जो वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे बताया जेनेटिक डाइवर्सिटी, सबसे नंबर 1 पे जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, दूसरे नंबर पे स्पीसीज डाइवर्सिटी आती है, और तीसरे नंबर पे आती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग 3
इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ द हायरार्किकल लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी से, देन स्पीसीज एंड देन इकोलॉजिकल। चलिए जी स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में समझेंगे। ये देखिए जी, इस डायग्राम में सारी चीजें बताई गई हैं। सबसे बेसिक लेवल है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर बात की है तो ये साफ साफ बता रहा है कि इंडिविजुअल, चाहे वो सेम स्पीसीज के ही क्यों ना हो, उनके बीच में कुछ ना कुछ जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। चाहे वो फ्रॉग हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, आपस में कुछ ना कुछ, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें डीएनए के बीच में डिफरेंसेस आते हैं हर इंडिविजुअल में। क्लियर। और सेकंड हमारा क्या होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये थोड़ा बड़ा हो गया। हर एनिमल की स्पीसीज होती है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं। लाइक वैरायटी ऑफ स्पीसीज किसी भी गिवन एरिया में प्रेजेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर डिस्कस किया जाए तो वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की बहुत ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है एम्फीबियंस के लिए वेस्टर्न घाट्स एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स इंडिया में अगर बात किया जाए। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया स्पीसीज डाइवर्सिटी का। अब बात करते हैं बच्चों इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करें। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है, वैरायटी ऑफ हैबिटाट, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स एंड कम्युनिटीज आर प्रेजेंट, दे फॉर्म वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट्स। सो इस तरह से ये हो गया इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। इसको हम क्या बोल देंगे, इकोलॉजिकल लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप डेजर्ट देख लीजिए, ग्रासलैंड देख लीजिए, आर्कटिक टुंड्रा देख लीजिए, फॉरेस्ट देख लीजिए, इस तरह से वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट पाए जाते हैं। चलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी एग्जांपल देखते हैं। आप जानते हैं कि इंडिया में 50,000 से ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंशियल स्ट्रेन्स पाए जाते हैं राइस के, एंड 1000 वैरायटीज पाई जाती हैं मैंगो की। ये आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई। फिर हम बात करेंगे एक और क्लासिकल एग्जांपल की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है एक मेडिसिनल प्लांट में जिसका नाम होता है रावोल्फिया वोमिटोरिया। सो रावोल्फिया वोमिटोरिया इज अ मेडिसिनल प्लांट फ्रॉम विच वी ऑब्टेन रेसर पाइन। याद कर लीजिएगा बच्चों, ये डिफरेंट हिमालयन रेंजेस में ग्रो करता है एंड कैन बी टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन एंड द पोटेंसी ऑफ द एक्टिव केमिकल रेसर पाइन दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस। सो इस रावोल्फिया वोमिटोरिया से एक रेसर पाइन नाम का एक केमिकली एक्टिव सब्सटेंस मिलता है, और अलग अलग एरिया में ग्रो करने वाले रावोल्फिया वोमिटोरिया से अलग अलग केमिकल पोटेंसी का ये केमिकल हम ऑब्टेन करते हैं। तो ये शो करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को, मींस जेनेटिक लेवल पे अलग अलग लेवल पे पोटेंसी पाई जा रही है सेम प्लांट के सेम केमिकल की। क्लियर। चलिए जी ये देखिए, ये दिखा रहा है जेनेटिक डाइवर्सिटी को। ये सभी एक ही स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, सभी डॉग्स हैं यहाँ पे। कितने ब्यूटीफुल डॉग्स हैं, कुछ तो आपके घर में पले भी होंगे यहाँ पे, मुझे पक्का मालूम है ना। चलिए जी ये देखिए वीट है ना, कितनी सारी वैरायटी यहाँ पे प्रेजेंट है। कहीं ना कहीं सभी एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ जेनेटिक वेरिएशन होने की वजह से सब एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉर्न की वैरायटी बहुत ज़्यादा दी हुई है, अलग अलग वैरायटी के कॉर्न दिए हुए है ना। मीन्स इसमें आप देखेंगे तो सभी कॉर्न है, सभी को खा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशन यहाँ पे पाए जाते हैं। और खास बात क्या होती है बच्चों कि यहाँ पे आप ये देखेंगे जो डॉग्स प्रेजेंट हैं, ये सभी डॉग्स एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। कैनिस फैमिलियरिस इनकी स्पीसीज है, बट कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होने की वजह से ये एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। यही एग्जांपल होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी का। क्लियर जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी को। स्पीसीज डाइवर्सिटी मैंने आपको बताया कि भैया वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। ये तो क्लियर हो चुका था पहले ही। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। और यहाँ देखिए टाइगर है ना, पैंथरा जीनस होता है, बट स्पीसीज लेवल पे सब अलग है ना। लेपर्ड को बोलते हैं पैंथरा पार्डस, टाइगर को बोलते हैं पैंथरा टाइग्रिस, लायन को बोलते हैं पैंथरा लियो, है ना। सो इस तरह से ये अलग अलग जो आपके एनिमल्स हैं ये जेनेटिक डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं। ये बात याद कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी के बाद इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया कि इसका मतलब होता है कि इकोसिस्टम लेवल पे जो डाइवर्सिटी होती है, वेरिएशंस होते हैं, उसकी बात हो रही है ना। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम एंड हैबिटाट। हैबिटाट मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया था, कौन कौन से होते हैं भैया, रेन फॉरेस्ट होता है, डिजर्ट होता है, वेटलैंड होता है, मैंग्रोव होता है, कोरल रीफ्स होते हैं, एल्पाइन मीडोज होते हैं जो आपके ग्रासलैंड्स होते हैं। एंड इंडिया हैज़ अ ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिकॉज मोस्ट ऑफ द रीजन इसका ट्रॉपिकल एरिया में आता है, इक्वेटर के पास, देन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, एग्जाम्पल नॉर्वे। सो नॉर्वे जैसे जो ठंडी कंट्रीज हैं उसके कंपेयर में यहाँ पे जो आपका हैबिटाट की जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस डायग्राम को देखते हुए। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे, और साथ में मैंग्रोव एरिया भी मिल जाएगा आपको जहाँ पे अलग स्पेशलाइज टाइप के प्लांट और
एनिमल वहां पे सर्वाइव करते हैं। एस्चुरीज मिल जाएंगी आपको, छोटे छोटे वाटर सोर्सेस मिल जाएंगे, है ना, और साथ में मिल जाएंगे कोरल रीफ जहां पे स्पेशलाइज एनिमल, एक्वेटिक एनिमल वहां पे पाए जाते हैं जो कि और कहीं नहीं पाए जाएंगे। तो इस तरह से ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बाद अब हम डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो रॉबर्ट मे को जरूर याद करिए भैया, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनका कि भैया बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली साउंड करने वाला एस्टिमेट सबसे पहले रॉबर्ट मे साहब ने दिया था। और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो अराउंड 7 मिलियन है। ये बात याद कर लीजिएगा, विच इज फाउंड अराउंड 7 मिलियन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, बोर्ड एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सो इनके हिसाब से देखा जाए तो मोर देन 70% ऑफ द ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल, व्हाइल प्लांट कंप्राइजेस नॉट मोर देन 22% ऑफ द टोटल। मींस इस 7 मिलियन में भी सबसे ज्यादा जो स्पीसीज डिस्कवर हुई हैं, रिकॉर्डेड हैं, उसमें एनिमल्स हैं, प्लांट सिर्फ 22% है। क्लियर। और एक बात और इंपॉर्टेंट है जो आपको मालूम भी होनी चाहिए और क्लास 11 में आपने पढ़ा भी होगा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, है ना, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, वो आपका लार्जेस्ट फाइलम होता है। मींस 70% पॉपुलेशन उन्हीं की होती है। यानी कहने का मतलब ये है जितनी भी स्पीसीज डिस्कवर हुई है 70% इंसेक्ट्स ग्रुप से बिलोंग करेगा, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करेगा। यानी सीधी सीधी बात है, अगर आप 10 स्पीसीज जिसकी डिस्कवरी करोगे तो उसमें 7 आपको इंसेक्ट मिलेंगे, ठीक है ना। सो इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप। सबसे ज्यादा स्पीसीज इसी में पाई जाती हैं, इंसेक्ट ग्रुप में, इन द एनिमल किंगडम, मेकिंग मोर देन 70% ऑफ द टोटल एनिमल्स, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर। इट मींस आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 इंसेक्ट्स ऑन द अर्थ। समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान है भैया। तो ये देखिए यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट का ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है कि किस तरह से आप देखिए लार्ज ग्रुप ये क्रिएट कर रहा है, ये पूरा इंसेक्ट ग्रुप यहाँ पे, है ना। दूसरे एनिमल्स आते हैं सिर्फ इस शॉर्ट एरिया में, क्रस्टेशियंस हैं, मोलस्क हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो फिगर आउट करिए यहाँ पे इंसेक्ट सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं। उसके बाद वर्टिब्रेट्स की अगर बात की जाए तो उसमें हाफ में तो फिशेज हैं और बाकी हाफ में मैमल, बर्ड, रेप्टाइल और एम्फीबियन पाए जाते हैं। प्लांट्स की बात करेंगे तो हाफ हाफ में आपके लगभग फंजाई और एंजियोस्पर्म्स हैं, बाकी बचे में एल्गी, लाइकेंस, मॉसेस और स्वंत पाए जाते हैं। देखा जाए तो फंजाई की बहुत ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं प्लांट्स की अगर बात की जाए तो। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो फंजाई प्लांट में नहीं आता, उसको तो अलग किंगडम में शिफ्ट कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू आर.एस. व्हिटेकर 1969 5 किंगडम सिस्टम। क्लास 11 कुछ याद आया? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी 12th की बात करते हैं और नोट पॉइंट है भैया कि बताया गया कि इंडियन बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कि मोस्ट ऑफ द जो आपका इसका इंडिया का रीजन है वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है, इस वजह से ये मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में शामिल है। लेकिन एक बहुत ही खास बात है कि पूरी वर्ल्ड की लैंड का सिर्फ 2.4% इंडिया के पास में है, बट देखा जाए तो 8.1% के आसपास वर्ल्ड की स्पीसीज डाइवर्सिटी को ये होल्ड करता है, शेयर करता है। ये बहुत ही इंप्रेसिव बात है कि लैंड एरिया बहुत कम है, उसके बावजूद स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है अपने इंडिया में। सो इस तरह से ये फैक्ट याद कर लीजिएगा कि भैया अबाउट 45,000 स्पीसीज है प्लांट्स की। ये एनसीईआरटी का डेटा है बट काफ़ी पुराना है, तो अब तो काफ़ी चेंज हो चुका है ना। सो 45,000 स्पीसीज प्लांट्स की हैं और इंडिया प्रोबब्ली हैज़ मोर देन 1 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड 3 लाख स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स येट टू बी डिस्कवर्ड, यानी कि अभी भी डिस्कवर्ड होना बाकी है, ऐसा एस्टिमेट है साइंटिस्ट लोगों का। चलिए हम बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि भैया पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कि कोई भी चीज़ आप जानते हैं लाइफ में हमेशा समान नहीं होती। क्या लाइफ हमेशा अच्छी चल रही होती है? ये पैंडेमिक आ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे वो टीचर्स हों, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यानी जीवन का हर पल एक जैसा नहीं होता है, ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी भी हर जगह पे एक जैसी नहीं होती। दैट इज बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट वेरीज विद द चेंजेस इन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के साथ साथ ये भी चेंज होती जाती है। इसके लिए आपको बेसिक ज्योग्राफी मालूम होनी चाहिए। जो ग्लोब होता है उसमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। चलिए जी, सो वैसे तो एल्टीट्यूड वाली ऊंचाई होती है और जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ाते हो, कॉन्सेप्ट है बेटा ये याद कर लेना, फैक्ट होता है कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ाते जाओगे, ऊंचाई बढ़ाते जाओगे, बायोडाइवर्सिटी कम होती चली जाएगी क्योंकि ठंडक बढ़ती चली जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ओके चलिए जी, सो फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल एंड प्लांट देयर आर द स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। तो कहने मतलब बायोडाइवर्सिटी वहां ज्यादा पाई जाएगी जहां पे उन एनिमल्स के लिए फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, जो कि उनके लिए बेस्ट सूटेड होगा उनके सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। चलिए जिस तरह से हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए
कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है मोर होती है एट द लोअर लैटिट्यूड्स यानी नियर टू इक्वेटर देन द हायर लैटिट्यूड या पोल, क्योंकि हायर लैटिट्यूड तो पोल की तरफ होते हैं, मैं आपको डायग्राम भी शो करूंगा, हायर लैटिट्यूड तो पोल की तरफ होते हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ ज़्यादा होती है, ये एक फैक्ट होता है। ये देखिए डायग्राम आप देखेंगे तो ये आपको इक्वेटर दिख रहा होगा यहाँ पे, और आप जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज करेंगे तो आप पोल की तरफ बढ़ेंगे। दिस वन इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। ओके, सो जैसे जैसे आप लैटिट्यूड को इंक्रीज करते जाओगे पोल की तरफ बढ़ते जाओगे, और जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ोगे तो सनलाइट प्रॉपर नहीं आती है, पोल की तरफ काफ़ी ठंडक रहती है और इक्वेटर रीजन में काफ़ी अच्छी सनलाइट रहती है। इस वजह से टेम्परेचर लो होता है वहाँ पे और बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे नहीं पाई जाती, क्योंकि बहुत सारे एनिमल ऐसे भी होते हैं जो एक्टोथर्मल होते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। और आप जानते हो टेम्परेचर इज अ मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर। क्लियर, चलिए जी। सो टेम्परेचर ही डिसाइड करता है कि कौन सी स्पीसीज वहाँ पाई जाएगी, कौन सी स्पीसीज वहाँ पे नहीं पाई जाएगी। चलिए जी। सो ट्रॉपिक्स की बात करेंगे तो ट्रॉपिक्स यहाँ जो कि जिसका लेटिट्यूडनल रेंज यहाँ पे दिया हुआ है 23 डिग्री 0.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ये जो रेंज आपका दिया हुआ है लेटिट्यूड का, इस रीजन में सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है। ये बात इंपॉर्टेंट है टेम्परेट रीजन के कंपेयर में और पोलर एरिया के कंपेयर में। ठीक है जी। सो इस तरह से कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए भैया, कोलंबिया वगैरह जो है वो इक्वेटर के पास है, उसके पास 1400 स्पीसीज हैं बर्ड्स की, लेकिन न्यूयॉर्क जो है वो 41 डिग्री नॉर्थ पे है तो उसके पास 105 स्पीसीज हो गई। यानी जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं बताइए, लैटिट्यूड्स इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रही है बताइए, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। 41 डिग्री नॉर्थ पे 105 हो गई और 71 डिग्री नॉर्थ पे आपकी देखिए सिर्फ 56 स्पीसीज हो गई बर्ड में, ग्रीनलैंड में, है ना। तो ये दिखा रहा है कि भैया लोअर लैटिट्यूड्स पे यानी इक्वेटर के पास ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत पूछा जाता है भैया नॉर्थ अमेरिका है कि साउथ अमेरिका है, ठीक है ना। तो वहाँ तो पॉइंट है ना, तिल का ताड़ बनाया जाता है वहाँ पे, तो नॉर्थ और साउथ में ही कंफ्यूज कर देंगे आपको, समझ में आया। तो ये याद कर लीजिएगा भैया, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका has the greatest biodiversity on the earth with more than 40,000 species of plant and 3,000 species of fishes and 1,300 species of birds and similarly बहुत सारी यहाँ पे मैमल्स और एम्फीबियंस की भी स्पीसीज पाई जाती हैं, समझ में आया। और अभी भी 2 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज इंसेक्ट्स की डिस्कवर्ड होना बाकी है। चलिए जी, इस तरह से आगे बढ़ते हैं और रीजन फॉर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स की बात करते हैं कि भैया ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या खास बात है कि बायोडाइवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन के आसपास यानी इक्वेटर के आसपास ज़्यादा पाई जा रही है। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर टॉलरेंस, एक्टोथर्मल, एंडोथर्मल, मेन पॉइंट वही होता है एक्चुअली बेटा कि टेम्परेचर टॉलरेंस सभी एनिमल्स के लिए, थर्मो रेगुलेशन जो होता है वो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होता है मोस्टली के लिए, क्योंकि मोस्टली आपके कैसे होते हैं, आपके कन्फर्मर्स होते हैं, है ना, रेगुलेटर नहीं होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि सभी लोग कोल्डर एरिया में नहीं पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो हॉट एरिया होता है लाइक डिजर्ट, वहाँ पर भी नहीं पाए जाते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो वेरियस हाइपोथेसिस आपकी दी हुई हैं यहाँ पे, आइए समझते हैं। कुछ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने दी हुई हैं और वेरियस इकोलॉजिस्ट ने आपकी हाइपोथेसिस दी, आइए देखते हैं। पहला, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, टेम्परेचर, क्लियर है ना। सो टेम्परेचर से जुड़ा हुआ पूरा पॉइंट है दैट द टेम्परेट रीजन्स वर सब्जेक्ट टू द फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन पास्ट में बहुत तेजी से ग्लेशिएशन हुआ जिसकी वजह से वहाँ पे बर्फ ही बर्फ हो गई और मोस्ट ऑफ द स्पीसीज वहाँ से शिफ्ट हो गई, माइग्रेट कर गई या तो वो मर गई। बट ट्रॉपिक में कोई खास चेंज नहीं आया, मीन्स ट्रॉपिकल रीजन में वो जो रीजन था वो मोस्टली अनडिस्टर्ब रहा, कोई खास वहाँ पे चेंजेस नहीं आए, है ना। इस वजह से वहाँ पे स्पीसीज ने अपने आप को और ज़्यादा इवॉल्व कर लिया, वहाँ के लिए अपने आप को स्पेशलाइज कर लिया और बहुत सारी स्पीसीज तो एंडेमिक भी हो गई और वहाँ पे इस तरह से स्पीसीज डाइवर्सिटी भी बढ़ गई। तो टेम्परेट रीजन में बहुत तेजी से ग्लेशिएशन हुआ, ये भी कारण था। दूसरी बात, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट जो होता है वो लेस सीजनल होता है relatively to the constant relatively more constant and predictable than the temperate region। टेम्परेट में सीजन का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, ट्रॉपिकल में नहीं होता है। और जहाँ पे सीजनल का वेरिएशन नहीं होगा तो वहाँ पे एनिमल्स ने अपने आप को एक बार अडॉप्ट कर लिया तो फिर वो वहाँ के हिसाब से अडॉप्ट कर जाते हैं, फिर कोई दिक्कत उनको वहाँ पे नहीं होती। बट टेम्परेट में क्या है, ठंडी गर्मी बरसात की साइकिल चलती रहती है और बहुत प्रॉब्लम वहाँ पे होती है। तो सच कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट जो होता है ये प्रमोट करता है निके स्पेशलाइजेशन को, है ना, यानी कि इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंट है। उन्हें कहा भैया यहाँ पे सारी कंडीशन साल भर एक जैसी रहती है, तो उन्हें क्या क्या यहीं घर बना लेते हैं, झेलते हैं यहीं पे और एडजस्ट कर लेते हैं यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एंड दस लीड टू द ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। तीसरा पॉइंट क्या था भैया, मोर सोलर रेडिएशन इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिक। हमने आपको डायग्राम दिखाया था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला ग्लोब का, जिसमें सनलाइट एनर्जी जो थी वो ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा पाई जाती थी, which contributes to the higher productivity and indirectly to the greater species diversity। और इस वजह से वहाँ पे species diversity भी ज़्यादा पाई जाती थी।
अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसका नाम है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जिसको दिया था एक जर्मन नेचुरलिस्ट ने, जिनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, आप जो आपको अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, इनका नाम याद कर लीजिएगा बच्चों, जर्मन नेचुरलिस्ट थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें भी, कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, क्लियर, एंड द जियोग्राफर ड्यूरिंग हिज पायनियर द एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ इन द वाइल्डरनेस ऑफ द साउथ अमेरिकन जंगल। तो जब साउथ अमेरिका के जंगल में ये घूम रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे स्पीसीज को, तब इन्होंने एक फैक्ट ऑब्जर्व किया और इन्होंने बताया कि किसी भी रीजन में जो स्पीसीज की जो रिचनेस होती है, हम जैसे जैसे एरिया ढूंढते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, स्पीसीज की रिचनेस बढ़ती जाएगी विद द एक्सप्लोर्ड एरिया। यानी कि जैसे जैसे एरिया को एक्सप्लोर करेंगे वैसे वैसे स्पीसीज की रिचनेस जो होगी वो इंक्रीज करती जाएगी, बट ओनली अप टू अ लिमिट। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जंगल के एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंचते आ रहे हैं, दूसरे कोने पे पहुंचते आ रहे हैं, और जैसे दूसरे कोने पहुंचे अरे 10 स्पीसीज और मिल गई, स्टार्टिंग में तो 5 ही स्पीसीज मिली थी, नहीं जी, वही घूम फिर के जो पीछे मिली थी ना, यहाँ पे भी मिल जाएंगी, हो सकता है 1-2 स्पीसीज और भी मिल जाए, बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। यानी कि जैसे जैसे आप जंगल के एरिया को कवर करते जाओगे और मोस्ट ऑफ द एरिया कवर कर लोगे, तो स्पीसीज की जो नई स्पीसीज मिलना वो कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। सो इस रिलेशनशिप के थ्रू इन्होंने बताया कि एरिया से स्पीसीज रिचनेस का क्या रिलेशन होता है ना। टर्न्स आउट टू बी द रेक्टेंगल हाइपरबोला, और ये जो इन्होंने रिलेशन बताया कैसा आता है बताइए, ग्राफ पे रेक्टेंगल हाइपरबोला आता है XY एक्सिस पे फॉर द वाइड टेक्सोनोमिक वैरायटी, एग्जांपल बर्ड्स, बैट्स, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज के लिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आता है। यानी कहने का मतलब ये कि भी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह से जो आपका ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, यानी कि आपका कांस्टेंट रेट से, लॉग स्केल पे तो स्ट्रेट लाइन होता है, कांस्टेंट रेट से पहले तो आपकी स्पीसीज बढ़ेंगी, फिर धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाती हैं एरिया बढ़ने के साथ साथ में, ठीक है ना। सो ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज स्ट्रेट लाइन एंड इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। चलो ये डायग्राम देखो, ये ग्राफ देखो भैया, वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है स्पीसीज रिचनेस, जबकि एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है एरिया। आप देखेंगे लॉग स्केल पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रही है, जबकि आप देखेंगे नॉर्मली ये आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। इक्वेशन होती है s इक्वल टू सी ए की पावर z, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से जब कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा भैया क्या, स्लोप हो गया z, x एक्सिस पे आ गया एरिया, y एक्सिस पे आ गया आपका स्पीसीज, और log c हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट, क्लियर है ना। सो log s इक्वल टू log c प्लस z log a, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन area and species richness according to Alexander von Humboldt, okay। so चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्या रोल होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए जी, सो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट द कम्युनिटीज विद द मोर स्पीसीज फाउंड टू बी मोर स्टेबल, और इस बात को प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डेविड टिलमैन। अजीब अजीब से नाम है भैया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट आ गए, रॉबर्ट मे आ गए 7 मिलियन वाले, है ना। तो भैया ये तो याद करना पड़ेगा आपको कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट क्या थे, जर्मन नेचुरलिस्ट थे। क्या दिया था उन्होंने भैया, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था। इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल टू सी ए की पावर z। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा भैया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, यानी एक्सप्लोर्ड एरिया के साथ साथ स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। उसके बाद कौन आ गया भैया, रॉबर्ट में आ गए, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एस्टिमेट की थी 7 मिलियन के अराउंड, है ना। ये सारी बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। और अब बात कर रहे हैं डेविड टिलमैन की, जिन्होंने बताया था आर्टिफिशियली प्लॉट पे एक्सपेरिमेंट करके कि भैया वो आपका इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है जहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है, स्पीसीज रिचनेस ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्पीसीज आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाती हैं और उनका काम आपस में चलता रहता है, वो मोर सस्टेनेबल होता है ना। सो ecologists believe that the communities with the more species tend to be more stable, clear, and then those with the less species as compared to जिनमें स्पीसीज कम है उसके कंपेयर में तो ये सही रहता है, ठीक है। सो इसको कंफर्म किया था सबसे पहले किसने, डेविड टिलमैन ने। डेविड टिलमैन, टल्ली हो गया लग रहा है, पी के टिलमैन है ना, ओके। सो डेविड टिलमैन, so through his long-term ecosystem experiment using outdoor plots, he provide some concrete evidence of link between species richness and stable community। इन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए जिससे ये प्रूफ हो गया कि भैया जहां जहां पे स्टेबल कम्युनिटी होगी वो वहीं पे पाई जाएगी जहां पे स्पीसीज की रिचनेस ज्यादा होगी, क्लियर है ना। चलिए जी आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्होंने बताया था भाई साहब, मोर स्पीसीज डाइवर्स कम्युनिटी शोज ऑलमोस्ट कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी इन टोटल बायोमास ईयर टू ईयर।
यानी ओवरऑल उस इकोसिस्टम में जो बायोमास की प्रोडक्टिविटी थी वो कांस्टेंट थी, उसमें ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशन नहीं था, है ना। और ऐसे ही इकोसिस्टम मोर सस्टेनेबल और आपके अच्छे होते हैं, स्टेबल होते हैं। सो इट इन टोटल बायोमास एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, और धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अ स्टेबल कम्युनिटी शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेबल कम्युनिटी, है ना। सो एक इजी क्वेश्चन है ये, आप इस कुछ पॉइंट्स को देख लीजिए और बता दीजिएगा भैया कि एक स्टेबल कम्युनिटी के लिए किसी भी इकोसिस्टम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, है ना। सो पहली बात, ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोडक्टिविटी आ रही है ईयर टू ईयर वो कांस्टेंट हो तो अच्छी बात। दूसरी बात, इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट टू ओकेशनल डिस्टर्बेंस लाइक मैन मेड और नेचुरल। जो नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, जो आपके थंडर वगैरह गिरता रहता है, आग वगैरह फॉरेस्ट में लग जाती है, और जो भी आर्टिफिशियल या नेचुरल किसी तरह की कैलामिटीज या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो इकोसिस्टम रेजिस्टेंट होना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या थोड़ा बहुत एडजस्टेबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, रिजिलियंट होना चाहिए इस तरह की ओकेशनल डिस्टर्बेंस के लिए। क्लियर। आगे देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज कैन बी एक्सप्लेन बाय द राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस, एंड इसको दिया था पॉल एलरिच ने। एक साइंटिस्ट और आ गया भैया, डेविड टिलमैन, है ना, और उसके अलावा रॉबर्ट मेन, और साथ में और कौन साइंटिस्ट थे बताइए, एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जर्मन नेचुरलिस्ट। उनके बाद फिर कौन आ गए, पॉल एलरिच। क्या दिया था, राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस दिया था। साइंटिस्ट लोग के नाम भैया याद करने पड़ेंगे, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है ना, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है ताकि ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता सकें इस चैप्टर से जुड़े हुए, ठीक है। सो इतना तो बनता है भाई कि आपको याद करना पड़ेगा इन साइंटिस्टों के नाम, काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। सो राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय पॉल एलरिच। सो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एरोप्लेन का एग्जाम्पल दिया। ज़्यादा मैं इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ मैं समझाऊंगा इसमें कि अगर हम एक एरोप्लेन मान लें, चलो मैं आपको दिखाता हूँ अभी डायग्राम भी, कि मैं एक एरोप्लेन मान लेता हूँ, और मैं मान लेता हूँ कि एक एरोप्लेन एक इकोसिस्टम है, और उस एरोप्लेन के अंदर जितने भी राइवेट्स लगे हुए, जितने भी पार्ट्स, नटबोल्ट्स लगे हुए, वो सारे एक एक स्पीसीज हैं, सबका अपना इंपॉर्टेंस होगा। और एक एक करके लोगों ने क्या किया, जो सीट्स के आसपास जो नटबोल्ट थे, राइवेट्स थे, उसको निकालना स्टार्ट कर दिया ताकि वो घर ले जाए अपने, है ना। सो क्या होगा कि हम ये मान रहे हैं कि उस इकोसिस्टम से, एरोप्लेन के अंदर से बहुत सारे राइवेट्स गायब हो रहे हैं, यानी स्पीसीज लॉस हो रहा है, स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने, स्पीसीज गायब हो रही हैं। अंदर में सीट वीट के नटबोल्ट निकालने पे, राइवेट निकालने में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने दिमाग चलाया और इंजन के पास पहुंच गए प्लेन के, या आप पहुंच गए विंग्स के पास में और वहां के राइवेट निकाले, तो प्लेन डिस्टर्ब हो जाएगा। एक राइवेट निकलने से भी प्लेन डिस्टर्ब हो सकता है। यानी कहने का ये मतलब है कि कुछ राइवेट ऐसे होते हैं, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं, क्योंकि राइवेट को यहाँ पे कंपेयर किया गया है किससे, स्पीसीज से, और एरोप्लेन को कंपेयर किया गया है इकोसिस्टम से। तो कुछ राइवेट या कुछ स्पीसीज बच्चों ऐसी होती हैं जिनको रिमूव करने पे आपको मालूम होना चाहिए कि एरोप्लेन या इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, और ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं की स्पीसीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनसे और भी बहुत सारी स्पीसीज जुड़ी होती हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो अब उनको गायब कर देंगे तो जो उनसे जुड़ी स्पीसीज है वो भी गायब हो जाएंगी। इस तरह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इकोसिस्टम इज लाइक एन एरोप्लेन। एरोप्लेन की तरह इसको मान लिया, एंड ऑल इट्स पार्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ राइवेट। और राइवेट को क्या मान लिया बताइए, स्पीसीज मान लिया। क्लियर, राइवेट्स को स्पीसीज मान लिया। चलिए आगे देखते हैं, इस डायग्राम को देखिए। एरोप्लेन है भैया, बहुत सारे लोग इसमें घूम चुके होंगे। हाँ चलिए, तो इस तरह से हमने सीट्स के आसपास के राइवेट्स निकालने स्टार्ट कर दिए, तो ये इकोसिस्टम में कोई खास डिस्टर्बेंस नहीं होगा, छोटी मोटी स्पीसीज गायब होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस रीजन के विंग्स के आसपास, इंजन के आसपास या टायर के आसपास के राइवेट्स गायब कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी भाई जी, समझ में आया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कुछ की स्पीसीज होती हैं, की राइवेट्स होते हैं, जिनके रिमूवल से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी मोर एवर विच राइवेट इज रिमूव्ड इज ऑल्सो क्रूशियल। भैया कौन सी स्पीसीज गायब हुई है, कौन सा राइवेट निकाला है, ये तो बताओ, है ना। दैट इज लॉस ऑफ राइवेट ऑन द विंग, दैट इज की स्पीसीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन इज अ मोर सीरियस थ्रेट, है ना। बहुत ज़्यादा थ्रेट हो जाएगा उस इकोसिस्टम को, क्योंकि वही की स्पीसीज पूरे इकोसिस्टम को रन कर रही थी, चला रही थी। देन द लॉस ऑफ राइवेट ऑन द सीट और विंडोज इनसाइड द प्लेन। और छोटी मोटी कोई स्पीसीज गायब हुई है जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं था खास, सीट या विंडो के आसपास का राइवेट गायब किया तो कोई दिक्कत खास नहीं आएगी उस एरोप्लेन जैसे इकोसिस्टम के अंदर। सो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया, राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस दी हमारे श्रीमान पॉल एलरिच साहब ने।
इनका बहुत बहुत आभार हमारे ऊपर कि हमको इस हाइपोथेसिस को समझने में बहुत इन्होंने हेल्प की। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया इन्होंने, सो अच्छे से याद कर लीजिएगा इनका नाम। और बात करते हैं बच्चों लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी के लॉस क्या होता है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, चलिए। सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर देखा जाए तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने रेड लिस्ट बनाई हुई है थ्रेटेंड स्पीसीज की। जो स्पीसीज थ्रेटेंड है उनकी रेड लिस्ट बनाई हुई है, इज एन इन्वेंट्री ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज विच इज कंपाइल्ड इन रेड डेटा बुक। और ये कहाँ कंपाइल्ड है बताइए? रेड डेटा बुक में। इट वाज इनिशिएटेड इन 1963। सो IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर 2004 में जो इन्होंने लिस्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स, 87 प्लांट्स। अब तो ये 2004 की है, अब तो बहुत सारी स्पीसीज और भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं इन द लास्ट 500 ईयर्स। एंड द रेड लिस्ट ऑफ 2012 कंटेन्स 132 प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज ऑफ इंडिया। सम एग्जांपल्स आइए जो रिसेंट एक्सटिंक्शन हुए उनके भी देखते हैं। पहले देखिए रेड डेटा बुक, ये IUCN ने बनाई थी रेड डेटा बुक, जिसमें ये प्लांट्स की है, और ये रेड डेटा बुक एनिमल्स के लिए है, जिसमें जो इंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज होती हैं वो। आइए देखते हैं कुछ आपकी जो रिसेंट एक्सटिंक्शन हुए हैं उनके बारे में। देखिए ये एग्जांपल्स हैं कुछ रिसेंट, अभी हाल ही में जो कुछ एक्सटिंक्शन हुए, लाइक डोडो मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हुआ है, क्वागा अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हुआ है, थाइलिसीन ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हुआ है, स्टीलर सी काऊ आपकी रशिया से एक्सटिंक्ट हुई है, एंड द सब स्पीसीज ऑफ टाइगर दैट इज बाली जावन एंड कैस्पियन, दीज आर द सब। जैसे बंगाल टाइगर होता है ना, वो टाइगर की सब स्पीसीज है ना, अलग वैरायटी का थोड़ा सा होता है। तो ये आपका सब स्पीसीज है जो टाइगर की 3 गायब हुई हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं अभी हाल ही में, है ना। सो डोडो मॉरिशस से, क्वागा अफ्रीका से, थाइलिसीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सी काऊ रशिया से, एंड सब स्पीसीज ऑफ टाइगर लाइक बाली जावन कैस्पियन। आइए इनके दर्शन कराते हैं, नाम बड़े सुनने में अजीब लग रहे हैं, इनके दर्शन करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। चलिए देखिए भाई साहब, सो थाइलिसीन की बात कर रहे हैं। थाइलिसीन क्या होता है यहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे एक तरह का ये आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है और ये एक तरह का टाइगर जैसा दिखता है ना। चलिए जी, ये रहा क्वागा, ये तो आपका जबरा जैसा दिख रहा है, ये अफ्रीका में पाया जाता था, एक्सटिंक्ट हो चुका है। पीछे से डंकी जैसा दिख रहा है, आगे से जबरा जैसा दिख रहा है ना। ये देखिए डोडो, मुर्गी जैसी लग रही है ना, बड़ी सी चिड़िया होती थी, काफ़ी बड़ी होती थी, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और ये रही स्टीलर सी काऊ जो फ्रेश वाटर मैमल हुआ करती थी, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है बच्चों। इस तरह से आपने फोटो देखी, और अभी मैं आपको और भी फोटोज दिखाऊंगा। इंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज स्पीसीज, क्योंकि रेड लिस्ट बताता था अबाउट इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज आपकी वो स्पीसीज होती हैं विच आर फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शन का एक बहुत ही हाई रिस्क फेस कर रही हैं इन द नियर फ्यूचर ड्यू टू द डिक्रीज इन इट्स हैबिटाट, एक्सेसिव प्रेडेशन और पोचिंग, है ना। बहुत ज़्यादा अगर अवैध शिकार हुआ होगा उनका, एक्सेसिव प्रेडेशन हो गया होगा या हैबिटाट लॉस हो गया होगा, इस वजह से बहुत सारी ऐसी स्पीसीज जो फ्यूचर में आगे चल के इंडेंजर्ड लिस्ट में आने वाली हैं। क्योंकि आप जानते हैं ह्यूमन बहुत चालाक होता है, अपनी नीड को पूरा करने के लिए वो जंगल को साफ करता चला जा रहा है और बिल्डिंग्स बनाता चला जा रहा है, तो हैबिटाट लॉस तो हो ही रहा है ना। सो सम ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज आर एशियाटिक लॉयन। देखिए जी, एशियाटिक लॉयन, एशिया में जो लॉयन पाए जाते थे काफ़ी कम हो गए थे, बाद में गिर फॉरेस्ट में जो गुजरात में है गिर लॉयन सेंचुरी, वहाँ पे इनको कंजर्व किया गया। अब तो अच्छे खासे नंबर में हो चुके हैं, है ना। और इटावा लाइन सफारी में भी ट्रांसपोर्टेड किए जा चुके हैं, वहाँ पे भी एक इटावा लाइन सफारी बनी जहाँ पे एशियाटिक लॉयंस को रखा जाता है। क्लियर? एशियाटिक लॉयन थोड़ा सा अफ्रीकन लाइन के कंपेयर में छोटा होता है ना, साइज के मामले में काफ़ी छोटा होता है, बट दोनों ही पावरफुल होते हैं। क्लियर? सो सम ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ आर एशियाटिक लॉयन, बंगाल टाइगर, लॉयन टेल्ड मैकैक, नीलगिरी लंगूर, गंगा रिवर डॉल्फिन। आइए चलिए इनका भी आपको दीदार कराते हैं और इस फोटोज़ को देखिए। एशियाटिक लॉयन, जनरली हम चिड़ियाघर में जाते हैं सिर्फ इनको ही देखने के लिए, जिसको बोलते हैं जंगल का राजा, दैट इज़ एशियाटिक लॉयन। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी और बिग होता है। बंगाल टाइगर इसका अलग ही क्लासिकल एग्जाम्पल है, इसका अपना अलग ही रंगबाजी रहती है, यानी बंगाल टाइगर का अपना अलग ही रंगबाज किंगडम रहता है ना। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ब्यूटीफुल, दूर से ही ब्यूटीफुल बोलिए, क्योंकि पास से तो बहुत डेंजरस होता है। बंगाल टाइगर काफ़ी बड़ा होता है। लॉयल टेल्ड मकैक, ये देखिए लॉयन टेल्ड मकैक, इसकी जो टेल होती है वो लॉयन जैसी होती है और आसपास ये फेस भी लॉयन जैसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बट है ये बंदर ही, है ना। सो लॉयन टेल्ड मकैक काफ़ी कम हो चुका है। ये देखिए नीलगिरी लंगूर, ये नीलगिरी लंगूर फॉरेस्ट से
काफ़ी कम हो चुके हैं, काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, ये आपके एंडेंजर्ड में आते हैं। और ये रही गंगा रिवर डॉल्फिन, गंगा जी में पाई जाने वाली ये डॉल्फिन अब बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, काफ़ी कम देखने को मिलती है। ये सभी आपके जो हैं एंडेंजर्ड में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्सटिंक्शंस इन बायोडाइवर्सिटी। तो बच्चों देखेंगे किस तरह से बायोडाइवर्सिटी में एक्सटिंक्शन हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो करंटली इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि जो हमारी अर्थ है वो फेस कर रही है हेडिंग टुवर्ड्स द 6th एक्सटिंक्शन। क्योंकि 5 एपिसोड का जो एक्सटिंक्शन था वो तो हो चुका, बट जो करंट 6th एक्सटिंक्शन होने वाला है ये बहुत तेजी से होने वाला है और इसके थ्रू बहुत ज़्यादा स्पीसीज हम लॉस कर सकते हैं, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड्स इन द रेट्स। यानी उसकी रेट ऑफ एक्सटिंक्शन काफ़ी ज़्यादा है। यानी जो करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट है वो लगभग 100 to 1000 टाइम फास्टर है देन द प्री ह्यूमन टाइम, जब ह्यूमन नहीं हुआ करते थे उसके पहले की एक्सटिंक्शन की रेट की। ये क्यों हो रही है? ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस फास्टर एक्सटिंक्शन रेट के लिए। अगर प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन इसी तरह से चलता रहेगा तो 50% ऑफ द स्पीसीज माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर। समझ में आया? यानी आने वाले अगले 100 सालों में, और बल्कि कम में ही, अभी जो स्पीसीज है उसका 50% से ज़्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। जनरली जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो क्यों हो रहा है, आइए देखते हैं। डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट के प्रोडक्शन की वजह से फॉरेस्ट कम हो रहे हैं और इसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। लोअर रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन सच एज ड्रॉट, है ना। रेजिस्टेंस और रेजिलियंस काफ़ी कम हो चुका है ड्रॉट जैसी समस्याओं को लेके एनवायरमेंट का, इस वजह से भी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी कम हो रही है। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम, है ना, यानी कि वेरिएबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम जो थी वो बढ़ चुकी है। प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूजेस, पेस्ट एंड डिसीज साइकिल, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या क्या मेन कॉज होते हैं भैया बायोडाइवर्सिटी लॉस के? बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रही है, इसके मेन कॉजेस के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। चलिए आप जानते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी हर जगह ह्यूमन एक्टिविटी, हम तो भैया परेशान हो गए, इतना ज़्यादा हम लोगों को बदनाम कर दिया गया बुक वालों ने। ह्यूमन एक्टिविटी, हमने तो कभी कोई फॉरेस्ट नहीं काटा, हमने तो कभी कुछ नहीं किया, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो बहुत धुआंधार तरीके से कर रहे हैं। फटाफट एक बार में पूरा जंगल साफ कर देते हैं, बहुत ही वाइड एरिया साफ कर देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं इतनी तेजी से जंगल साफ हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लकड़ी की वजह से और लैंड की वजह से। ये बहुत ही हार्मफुल होगा, है ना। जो अर्बन एरिया में सिटी में रह रहे हैं उनको लगता है हमने तो कभी कोई जंगल नहीं काटे भाई, हमने तो कहीं कोई फॉरेस्ट नहीं डिस्ट्रॉय किया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल हैं एक्सेलरेटेड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन की वजह से के लिए ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द अर्थ। जो 4 मेजर कॉज है, आइए देखते हैं 4 मेजर कॉज, जिनको जनरली हम क्या बोलते हैं, एविल क्वार्टेट को बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर गिवन हियर। चलिए जी, पहला देखते हैं। हैबिटाट लॉस होता है जिसे हम फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं। दूसरा होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा होता है एलियन स्पीसीज और एक्सोटिक स्पीसीज इन्वेजन। और चौथा होता है को एक्सटिंक्शन। ये 4 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पहला है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है एलियन और एक्सोटिक स्पीसीज इन्वेजन, और चौथा है को एक्सटिंक्शन। चलिए शॉर्ट में एक एक करके मैं सारी बातें आपको बता देता हूँ कि हैबिटाट लॉस का मतलब क्या होता है कि जनरली जंगल से हमने ट्रेन लाइन निकाल दी, रेलवे लाइन पास करा दी, हैबिटाट लॉस हो गया। जंगली जानवर इधर से उधर जाने में उनको अब प्रॉब्लम होगी। जब जंगल से रेलवे लाइन पास होगी तो वहाँ पे ग्रेवल का काफ़ी ऊंचा पहाड़ बनाया जाएगा, तो उसमें रेल जो आपकी होती है वो आपकी बिछाई जाएगी, पटरियाँ बिछाई जाएंगी, जिसकी वजह से एक तरह से आपका जंगल में फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो जंगली जानवर इधर से उधर नहीं जल्दी जा पाएंगे, जाएंगे तो कट भी सकते हैं रेलगाड़ी से, यानी कि हैबिटाट लॉस हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। लोग जंगल में जाके घर बना रहे हैं, या कि झोपड़ी वाले गाँव वाले लोग। फिर क्या होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कभी कभी कुछ स्पीसीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, ये भी प्रॉब्लम कर देता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बहुत सारी स्पीसीज खत्म भी हो जाती हैं। फिर क्या है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन का मतलब होता है भैया कि किसी हैबिटाट में, किसी रीजन में जब बाहर की स्पीसीज जो वहाँ की नेटिव नहीं थी, जब वो इंट्रोड्यूस कराई जाती है तो उसकी वजह से जो नेटिव स्पीसीज होती है वो खत्म हो जाती है, तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन। फिर क्या है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि भैया जब एक स्पीसीज गायब होगी तो उससे जुड़ी हुई सारी स्पीसीज भी क्या हो जाएंगी, गायब हो गई। जैसे बोलते हैं ना कि मेरा दोस्त मैच नहीं खेल रहा है, क्रिकेट नहीं खेल रहा है, हम भी नहीं खेलेंगे, जाओ हम भी नहीं खेलेंगे, वो नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे, बिल्कुल वैसे ही को एक्सटिंक्शन है भैया। यहाँ पर कुछ स्पीसीज जो आपस में रिलेटेड होंगी, वो अगर एक गायब हो जाएगी तो दूसरी भी गायब हो जाएगी। क्लियर?
चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हैबिटाट लॉस। पहला जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का मेन रीजन है यानी फर्स्ट एविल क्वार्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। बच्चों वैसे तो मैं शॉर्ट में सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ, बट एग्जांपल लेके डिटेल में एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट इस चैप्टर का कवर हो जाए, और मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने इस चैप्टर में, इस वीडियो में, इस लाइव सेशन में आपसे डिस्कस किया। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक स्पीड से चल रहा है। अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो आई होप, मुझे पक्का विश्वास है कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें अच्छी तरह से बैठ चुकी होंगी, आपके दिमाग में पूरा चैप्टर बैठ चुका होगा, और आपने एक तरह से पूरा आउटग्राफ या एक आउटकम बना लिया होगा कि हाँ इस चैप्टर में जो आएंगे क्वेश्चन, ये टॉपिक्स पे हमें ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलिए तो अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर के रिवीजन के बाद, वीडियोज़ को देखने के बाद, सबसे ज़्यादा आपको करना है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो बोर्ड एग्जाम से पूछे गए हैं, कोई भी बोर्ड हो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करिए और उससे सीखते रहिए। सो हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ द बोथ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। एग्जाम्पल क्या है, ड्यू टू हैबिटाट लॉस 14% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस कवर्ड बाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज नाउ लिमिटेड टू द ओनली 6% इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। समझ में आया, पूरे अर्थ का जो आपका 14% एरिया था, अब उससे 6% बचा हुआ है। समझ में आया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के फॉर्म में काफ़ी कम हो चुका है। देखो भैया, अमेजोन के रेन फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कितना खतरनाक, कितना घना जंगल है। ऐसे बहुत सारे एरिया यहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे अभी तक इंसान पहुँचा भी नहीं है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा बरसात भी होती है। कितना ये हमेशा ये एवरग्रीन फॉरेस्ट रहता है, बहुत सारी नई नई स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं, उनका अभी डिस्कवर होना भी बाकी है। ठीक है जी, तो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का, देखिए पूरा लश ग्रीन यहाँ पे फॉरेस्ट है। चलिए जी, अब बात करते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन की। तो दूसरा क्या होता है बताइए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। सो ह्यूमंस आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। हमेशा से ही नेचर के आगे हाथ फैला देते हैं, भैया भीख मांगते हैं क्या, कि भैया हमें खाना दे दो, हमें लकड़ी दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। यानी कहने का मतलब ये कि बट व्हेन ह्यूमन नीड टर्न इनटू ग्रीड, यानी नीड को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्रीड में, लालच में कन्वर्ट कर दिया, इट लीड टू द डिग्रेडेशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर, मैनी स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 ईयर्स ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एग्जाम्पल हो जाएगा स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजन, एग्जाम्पल हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्टीलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन। ये अभी लास्ट 500 में ही ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना। तो प्रेजेंटली बहुत सारी मरीन फिशेस हैं जिनको अभी ओवर हार्वेस्टेड किया जा रहा है, बस लेते रहो, खाते रहो, पीते रहो। चाइना वगैरह में तो हद ही पार कर देते हैं, इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन है वहाँ पे, विच इज थ्रेटनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज। क्लियर, ये देखिए जी स्टीलर सी काउ, कितना प्यारा आपका ये मैमल है ना। चलिए, जो रशिया में पाया जाता था तो बहुत ही ज़्यादा ये अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। और पैसेंजर पिजन है ना, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, थोड़ा डेंजरस भी लग रहा है, लाल लाल आँखें इसकी हैं, है ना। यानी कहने मतलब ये है कि ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, पैसेंजर पिजन। चलिए जी आगे देखते हैं। अब बात करेंगे बच्चों एलियन स्पीसीज इन्वेजन के बारे में, कि अगर हम एलियन या एक्जॉटिक स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करा देंगे किसी इकोसिस्टम में, तो वहाँ की जो नेचुरल, जो नेटिवली पाई जाने वाली स्पीसीज है, हो सकता है कि उसको नुकसान हो जाए, वो खतरे में आ सकती है ना। चलिए जी आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सो introduction of alien species also causes the risk of extinction. When alien species are introduced, some of them turn invasive and cause decline or extinction of indigenous species. जो नेचुरल वहाँ पे पाई जाने वाली नेटिव और इंडिजिनस स्पीसीज थी, वो खतरे में आ जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइए, नाइल पर्च। क्या हो जाएगा, नाइल पर्च अ लार्ज प्रेडेटर फिश होता है when introduced into लेक विक्टोरिया, जब उसको लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस कराया जाता है इन ईस्ट अफ्रीका, इवेंचुअली लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ चिलचिड फिश, है ना, या सिक्लेट फिश भी बोलते हैं इसको, सिक्लेट फिश इन द लेक, है ना। आइए दिखाते हैं आपको, जब नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस कराया गया तो सिक्लेट फिश की बहुत सारी आपकी स्पीसीज गायब हो गई। देखिए कितने ब्यूटीफुल फिश है सिक्लेट फिश, है ना। सो इसकी बहुत सारी स्पीसीज जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नाइल पर्च व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया, है ना। तो ये नाइल पर्च देखने में ही खतरनाक लग रही है, इतनी ब्यूटीफुल जो फिशेस थी, इसकी वजह से ये सारी सिक्लेट फिश वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई। चलिए जी, तो इसे बोल दिया एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ऐसे यहाँ पे कुछ
और भी वेल नोन एग्जाम्पल है इंडिया में भी इनमें से वीट के, जैसे पार्थेनियम या कैरेट ग्रास जो कि इंपोर्टेड वीट के साथ आ चुका था। लेंटाना कैमरा आप जानते हैं, ये भी रोड साइड पे ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, लगे रहते हैं, काफ़ी अच्छी स्मेल आती है, किसी को बुरी भी लग सकती है। सो वाटर हाइसिंथ भी होता है जो कि यहाँ के नहीं है। पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, लेंटाना कैमरा, वाटर हाइसिंथ, ये सब यहाँ के नहीं, बाहर की स्पीसीज हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई गई थी। आइकॉर्निया हैज़ कॉज्ड इमेंस इन्वायरमेंटल डैमेज एंड पोज थ्रेट टू आवर नेटिव स्पीसीज। इनकी वजह से नेटिव स्पीसीज वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे। द रिसेंट इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, ये देखिए बच्चों, अभी मैं आपको वाटर हाइसिंथ का एग्जांपल दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा कैसा होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं जलकुंभी। क्या बोलते हैं जी? हिंदी में बोलते हैं जलकुंभी बोलते हैं। गंगा जी में ऐसे फ्लो करता रहता है और आपके जनरली जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, रुका हुआ वाटर होता है, उसमें ये पाया जाता है। तो जो रिसेंट इंट्रोडक्शन है अफ्रीकन कैटफिश, क्योंकि अफ्रीकन कैटफिश थोड़ी बड़ी होती है साइज में एज कम्पेयर टू इंडियन कैटफिश, तो उसको क्या किया गया था भैया, खाने पीने के मामले में तो आप जानते हो बड़ी बड़ी चीज़ें अच्छी होती हैं, सब्जी बड़ी भारी भरकम लिया तो अच्छा लगता है ना। सो द रिसेंट इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस ग्रेपनियस illegally for the aquaculture propose is posing a threat to the indigenous कैटफिश ऑफ द इंडियन रिवर्स। ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन थी कि भैया उस अफ्रीकन कैटफिश की वजह से जो इंडियन कैटफिश थी इसको बहुत प्रॉब्लम हो गई। समझ में आ गया? ये देखिए पार्थेनियम, जिसे हमने क्या बोला था, कैरेट ग्रास बोला था, ये घर के आसपास आपके मिल जाएगा आपको। इसके वजह से पॉलन एलर्जी होती है, इसके पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं और बहुत डिसीज कॉज करते हैं और हर जगह फैल जाता है, इन्वेसिव वीड होता है ये, है ना। ये क्या है? वाटर हाइसिंथ। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं इसके और रिबन शेप ब्यूटीफुल लीव्स है, पूरे तालाब पूरी वाटर बॉडी में फैल चुका है और उसको पूरा खत्म एक तरह से सुखा देगा, क्योंकि ये अंडर वाटर यानी वाटर बॉडी से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेगा और सारी फिशेस वहाँ पे मर जाएंगी। इस तरह से ये वाटर हाइसिंथ की बात हो गई। और आइए अब डिस्कस करते हैं को एक्सटिंक्शन के बारे में कि भैया ये को एक्सटिंक्शन क्या होता है। को एक्सटिंक्शन मैंने बोला साथ जिएंगे साथ मरेंगे, यानी कहने मतलब ये कि तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे तो हम भी नहीं खेलेंगे, यानी कि when a species become extinct the plant and animal species associated with it, ये इंपॉर्टेंट बात है, उससे जुड़े हुए प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज जो होगी इज एन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। और ऐसे एनिमल और प्लांट जो उससे ऑब्लिगेटरी वे में जुड़े हुए थे, यानी उसके बिना रह ही नहीं सकते थे, तो उस स्पीसीज की जाने की वजह से वो स्पीसीज भी चली जाएगी। एग्जाम्पल के लिए कि अगर if a species of fish become extinct then all the parasite unique or specific to that fish also face extinction, यानी कि वो पैरासाइट जो सिर्फ उसी फिश की बॉडी में रहते थे, उसी स्पीसीज में पाए जाते थे, उस स्पीसीज की फिश के गायब होने की वजह से वो सारे पैरासाइट भी एक्सटिंक्शन को फेस करेंगे, नहीं बच पाएंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, है ना। सो जो आपके म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल था आप जानते हैं, जिसमें आपने देखा था कि किस तरह से प्लांट पॉलिनेटर अपने आपको को इवॉल्व करता था। जैसे कि आपका मान लीजिए जो आपका फिग ट्री था, है ना, वेस्प उसको पॉलिनेट करती थी। तो जो आपका म्यूचुअलिज्म था जहाँ पे प्लांट पॉलिनेटर और प्लांट अपने आप को इवॉल्व करते थे, उस कंडीशन में क्या होता था, एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीसीज इनवेरिएबली लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अदर। इस तरह से ऐसा होता था कि एक स्पीसीज के एक्सटिंक्शन से दूसरी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन भी होता था। आइए बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करेंगे। तो भैया कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द प्रोडक्शन ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी सो एज टू मेंटेन इट एट द ऑप्टिमल लेवल एंड डिराइव सस्टेनेबल बेनिफिट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन, ताकि आगे भी फ्यूचर जनरेशन को फायदा होता रहे। तो भैया बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं भैया? बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, है ना। सो और सभी रीजन क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। So they can be grouped into three categories. पहला क्या है, नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स, ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स एंड तीसरा है एथिकल आर्गुमेंट्स। आइए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं कि भैया क्या होते हैं। नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट में क्या होगा, ये बेस्ड होते हैं ऑब्वियस रीजंस पे, यानी ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट भाई फायदा देखता है आदमी इसमें। नैरो यूटिलिटेरियन है कि छोटे छोटे प्रॉफिट हो रहे हैं, जैसे कि काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है कि नेचर से हमें फूड मिल रहा है, सीरियल्स मिल रहे हैं, पल्सेस फ्रूट्स मिल रहे हैं, फायरवुड मिल रही है, फाइबर मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिल रहा है जिसमें टेनिन्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, रेजिन्स हैं, डाइज हैं, लेटेक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। ये सभी चीज़ें जो होती हैं आपकी फॉर्म करती हैं नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट। इस वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा जो है ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स। लेकिन उसके पहले आप ये देख लीजिए, हमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं फॉरेस्ट से, लाइक यहाँ पे देखिए बने हुए हैं, वुड है, स्पाइसेस हैं, हनी है और इस तरह से देखिए बहुत सारे प्लांट्स मटेरियल हैं, है ना, लेटेक्स है, ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। चलिए ब्रॉड यूटिलिटेरियन की बात करेंगे तो अभी मैं आपको बताऊंगा
कि more than 25% of drugs currently sold in the market worldwide are derived from the plant and 25,000 plant species are used in traditional medicine. जैसे हल्दी है यूज़ करते हैं, लौंग है, काली मिर्च है, ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं, अभी काढ़ा वाड़ा बना के पीते हैं ना हम लोग बहुत ज़्यादा, तो मेडिसिनल प्लांट तो यूज़ करते ही करते हैं उसमें, है ना। बाबा रामदेव ने दवाई बनाई थी, उसमें भी मेडिसिन यूज़ होती हैं, वो सारी आयुर्वेदिक बेस्ड होती हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो कोरोना के लिए कोरोनिल दवाई बनाई हुई थी उसमें भी तो सारी यही चीज़ें हैं, जो भी स्पाइसेस होते हैं और जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं वही तो हैं उसमें सारे, है ना। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, तो इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। Moreover, the biodiversity rich countries expect to reap more benefit from the increasing resources put into bioprospecting. That is, वो जो species आपकी जो biodiversity rich country है वो चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा यहाँ से ले सकें ताकि अपने आप को वो prosperous कर सकें। दैट इज़ वो एक्सप्लोरेशन करती है मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे और स्पीसीज लेवल पे, सो दैट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले प्रोडक्ट वो ऑब्टेन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को वो वो प्रॉफिट को डिराइव कर सकें। अब बात करते हैं सेकंड ब्रॉड यूटिलिटियन आर्गुमेंट्स के बारे में। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भैया बायोडाइवर्सिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोसिस्टम सर्विस में, और इस वजह से हमें इसको कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अमेजन के रेन फॉरेस्ट ही 20% से ज़्यादा पूरे टोटल वर्ल्ड की अर्थ की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा कर देते हैं। यानी कहने का सीधा मतलब ये है कि ये जंगलों से हमें वो गैस मिल रही है जो हमारे लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन गैस 20% पूरे अर्थ का सिर्फ अमेजन रेन फॉरेस्ट से मिल जाता है। सोचिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम रहेंगे तो सब कुछ रहेगा, अगर आपने ओवर एक्सप्लॉइट किया और नहीं सोचा तो जंगल नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं रहेगी और प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। चलिए सो पॉलिनेशन की बात करेंगे। पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स विदाउट विच फ्रूट एंड सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस इज द प्रोवाइडेड बाय द पॉलिनेटर लेयर। यानी जो बीज हैं, बम्बल बीज हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, ये पॉलिनेटेड लेयर होते हैं जो कि पॉलिनेशन कराते हैं। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपके फ्रूट सीड्स वगैरह हमको मिल नहीं पाएंगे। और कंट्रोल ऑफ फ्लड होता है, सॉइल इरोजन होता है, ब्रॉड लेवल पे अगर सोचा जाए तो बहुत ही फायदे हैं। तीसरा क्या है, इंटेंजिबल बेनिफिट्स है, लाइक नेचर, एस्थेटिक प्लीजर है। हम लोग क्या करते हैं जब छुट्टियां मनाने जाते हैं तो किसी हिल स्टेशन में जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें एस्थेटिक प्लीजर मिलता है, देखने में अच्छा लगता है। कौन कोई घरों में घूमने चाहेगा क्या? नहीं, है ना। तो वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन द फुल ब्लूम, वॉकिंग थ्रू द थिक फॉरेस्ट, लिसनिंग टू द बुलबुल सॉन्ग, है ना, कितना अच्छा लगता है नेचर में जब साउंड आती है ना। चलिए जी, इस तरह से तो बर्ड्स वगैरह जब गाना गाती हैं। अब बात करते हैं एथिकल आर्गूमेंट्स की। तो एथिकल आर्गूमेंट्स में देखेंगे एवरी स्पीसीज हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू। हर स्पीसीज की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इवन इफ इट इज़ नॉट ऑफ एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस। इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी, ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि हम उसे बचा के रखें। सो इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेलबींग। ऐसा नहीं कि हम ही रहेंगे केवल पूरी अर्थ पे, जियो और जीने दो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्लियर। सो एंड पासेस ऑन आवर बायोलॉजिकल लीगेसी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। यानी कि जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या लीगेसी हमारे पास है उसको गुड कंडीशन में हमें फ्यूचर जनरेशन को पहुंचाना है। मोर ओवर मैनी प्लांट लाइक तुलसी एंड पीपल, जो पीपल और तुलसी के पेड़ होते हैं उसके बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी होता है। हर घर में तुलसी होती है, मेडिसिनल यूज होता है। कोरोना में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है तुलसी का, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आइए बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन की। देखिए भैया, इन सीटू कंजर्वेशन में क्या आता है, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, सेक्रेड ग्रुप्स आते हैं। जबकि एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करेंगे तो जो कि आउट ऑफ द सोर्स यानी कि जो नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाकर कंजर्वेशन करेंगे उसे एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलेंगे, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, सीड या पॉलन बैंक्स, जीन बैंक्स और टिश्यू कल्चर आपके एग्जाम्पल होते हैं एक्स सीटू के। और अगर ऑन साइट कंजर्वेशन है, जहाँ पे वो स्पीसीज है वहाँ पे रहती है, वहीं पे कंजर्वेशन उसका कर रहे हैं, तो वो इन सीटू कंजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सो पहले बात करते हैं इन सीटू या ऑन साइट कंजर्वेशन के बारे में। इस कंजर्वेशन में क्या होता है, हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं स्पीसीज का, पूरे इकोसिस्टम का और बायोडाइवर्सिटी का एट ऑल लेवल्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड थ्रेटेंड स्पीसीज। जबकि it is not economically feasible to conserve all the biological wealth at all the existing ecosystem. Method used in in situ conservation आइए डिस्कस करते हैं। चलिए पहला है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हमें उन रीजन को कंजर्व करना है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि ये एक अप्रोच होती है इन सिटू मेथड जिसमें हम कंजर्वेशन करते हैं। और इमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन रीजन्स फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड दीज रीजन्स आर कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो एरिया होता है जहाँ पे आपके साइंटिस्ट लोग होते हैं वहाँ पे ज़्यादा कंजर्वेशन करते हैं, स्ट्रेटजीज अपनाते हैं और वहाँ पे कोशिश करते हैं कि कम से कम स्पीसीज लॉस हो और बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है ऐसे एरिया में।
So these are the regions with the high levels of the species richness, high degree of endemism. एंडेमिज्म का मतलब बच्चों क्या होता है? एंडेमिज्म मैं आपको पहले ही बता चुका था। एंडेमिज्म का मतलब होता है कि कोई स्पीसीज जो उस हैबिटाट के लिए अपने आप को स्पेशलाइज कर ले, सिर्फ और सिर्फ वहीं पाई जाए, बाकी कहीं ना पाई जाए, ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडेमिज्म। दैट इज अ स्पीसीज कन्फाइंड टू अ रीजन, जो किसी रीजन को में ही कन्फाइंड हो, वहीं पाई जाती हो, एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, एंड द एक्सेलरेटेड हैबिटाट लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यहाँ पे आइडेंटिफाई हुए थे, बट नाउ देयर आर 34 हॉटस्पॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड। दीज हॉटस्पॉट्स आर इन इंडिया। देखिए कौन कौन से भाई भैया इंडिया में कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं? वेस्टर्न घाट्स हैं, श्रीलंका इंडो बर्मा रीजन है, ईस्टर्न हिमालयन रीजन है। ये सभी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हैं एक साथ अगर रख दिए जाएं तो दे कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया, बट हार्बर्स एक्सट्रीमली हाई डाइवर्सिटी। पूरे अर्थ का अगर ये सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को एक साथ अगर लैंड एरिया को जोड़ लें तो पूरे वर्ल्ड की लैंड का सिर्फ 2% या उससे भी कम होगा, लेकिन देखा जाए तो बहुत हाई लेवल ऑफ एक्सट्रीमली स्पीसीज रिचनेस यहाँ पे पाई जाती है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज की। ये प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या आते हैं बताइए? ये वो एरिया होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल लेवल पे मेंटेन किए जाते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं, जिसमें आते हैं नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क जो होते हैं लगभग इंडिया में 90 है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको मेंटेन किया हुआ, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ रिजर्व वगैरह रहते हैं और कल्टिवेशन ग्रेजिंग वगैरह की जो एक्टिविटी होती है वहाँ पे अलाउड नहीं होती है ना। चलिए टॉप 10 लार्जेस्ट नेशनल पार्क देखें यहाँ पे। आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कंचनजंगा नेशनल पार्क है, और यहाँ पे आपको गिर फॉरेस्ट मिल गया, आपको देखिए गुजरात में प्रेजेंट है। सुंदरबन का नेशनल पार्क है, वेस्ट बंगाल में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जिम कॉर्बेट तो टाइगर के लिए फेमस है ना। सुंदरबन भी काफ़ी फेमस है वेस्ट बंगाल में, एंड गिर फॉरेस्ट एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। इस तरह से याद कर लीजिएगा। और हेमिश नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में है, ये स्नो लेपर्ड के लिए कंजर्वेशन के लिए अलॉट किया गया है, और गंगोत्री नेशनल पार्क भी टाइगर के लिए अलॉट किया गया है। इस तरह से बच्चों को याद कर लीजिएगा। और बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व आपका लार्ज ट्रैक्ट होता है प्रोटेक्टेड लैंड का, जहाँ पे मल्टीपल यूज ऑफ प्रिजर्विंग एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी इकोसिस्टम बाय द प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन भी किया जाता है। वहाँ पे ट्रेडिशनल जो ट्राइबल लोग होते हैं वो भी रह सकते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं, और थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी भी अलाउ होती है वहाँ पे। ठीक है जी। तो ये हो गया बायोस्फीयर रिजर्व। और इसमें देखिए जोन की बात करेंगे तो ये जोन पाए जाते हैं उस टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर में। इस आउटर रीजन को बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी होती है। इस तरह से ये ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पाया जाता है। बफर जोन में आदमी आता है वापस चला जाता है, और ये कोर जोन होता है जहाँ पे बिल्कुल भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है, सिर्फ वाइल्ड एनिमल ही प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अब बात करते हैं मैप प्रोग्राम के बारे में कि भैया मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं मैप प्रोग्राम, इसको इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को ने स्टार्ट किया था 1971 में, और इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में 1986 में। ठीक है ना। तो ये मैप जो होता है ये ह्यूमन एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड पॉपुलेशन को स्टडी करता है ऑन बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट। क्लियर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। बात करते हैं रामसार साइट्स के बारे में कि रामसार साइट्स क्या होती हैं भैया। रामसार साइट्स आपके कुछ स्पेशलाइज वो वेटलैंड्स होते हैं जो कि डिजाइनेटेड है एज अ इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट अंडर द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड हेल्ड एट द रामसार ईरान। रामसार एक प्लेस है जो कि ईरान में प्रेजेंट है। ईरान एक कंट्री है। 97 में वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था, उस पर बेस ये एक कन्वेंशन है जिसपे बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आए थे। वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने कन्वेंशन किया था कि भैया हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। यानी 1971 में कन्वेंशन हुआ था रामसार ऑफ ईरान में फॉर द कंजर्वेशन एंड द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, ताकि वेटलैंड का यूज़ हो सके। सो रामसार साइट वेटलैंड्स के लिए फेमस है, याद कर लीजिएगा। दस नोन एज रामसार कन्वेंशन। इसे रामसार कन्वेंशन बोलते हैं क्योंकि ईरान के रामसार में ये हुआ था और ये वेटलैंड से जुड़ा हुआ था। ये बात इंपॉर्टेंट है। क्लियर। द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड is defined as the maintenance of their ecological character achieved through the implementation of ecosystem approaches within the context of the sustainable development। यानी कि किसी तरह से हम क्या कर सकें, वाइजली यूज़ कर सकें वेटलैंड्स का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें, ताकि बायोडाइवर्सिटी को कोई नुकसान भी ना हो और हमें वहाँ से प्रॉफिट भी एक लेवल पे मिल सके। मीन्स वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स and their resources for the benefit of humankind। There are 26 Ramsar sites in India। Some of these are, ठीक है, अष्टमुडी वेटलैंड है केरला में, सांभर लेक है राजस्थान में, एंड चिल्का लेक है उड़ीसा में, एंड रेणुका वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में। ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट रामसार साइट्स प्रेजेंट हैं।
और अब बात करेंगे XC2 कंजर्वेशन के बारे में। XC2 कंजर्वेशन मीन्स ऑफ साइट कंजर्वेशन होता है। एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें हम थ्रेटेंड एनिमल या प्लांट स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर कहीं और स्पेशल केयर यूनिट्स में ले जाते हैं। और XC2 कंजर्वेशन जो होता है इसमें ऑफ साइट कलेक्शन होता है और जीन बैंक्स भी आते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज क्या होता है भैया, हम लोग क्या करते हैं, लाइव कलेक्शन करते हैं वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज का बोटेनिकल गार्डन में जो प्लांट्स की होती हैं, जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल का करते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स में भी कर सकते हैं, है ना, ताकि उनको कंजर्व कर सकें। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स की बात करेंगे तो उसके लिए सीड बैंक होता है। क्या होता है बताइए, सीड बैंक, ताकि प्लांट के जो आपके सीड्स हैं उनको क्या कर सकें, आपको स्टोर कर सकें ताकि फ्यूचर में उनका यूज़ कर सकें, उनके वाइड वैरायटी ऑफ जेनेटिक स्ट्रेन्स को कमर्शियली जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं उसको यूज़ कर सकें आगे फ्यूचर में, है ना। XC2 कंजर्वेशन में हम सभी तरह की स्ट्रेटजीज अपनाते हैं जिसके थ्रू हम जीन पूल को स्टोर कर सकें। टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपगेशन भी वाइडली यूज़ होने वाला एक तरीका है जिसमें हम प्लांट के स्मॉल पार्ट का यूज़ करके लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ जीनोटाइप और प्लांट इन ए स्मॉल एरिया रैपिड मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम डेवलप करते हैं ऑफ इवन इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड फॉर द हाइब्रिड रेस्क्यू, यानी वो स्पीसीज जो इंडेंजर्ड थी उसको हम बहुत तेज़ी से डेवलप करते हैं, लाइक बनाना एंड पोटैटो। फिर लिखा हुआ क्रायो प्रिजर्वेशन, क्या लिखा हुआ बताइए, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। सो क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ इन विट्रो कंजर्वेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रायो प्रिजर्वेशन। एज द नेम सजेस्ट इट इज़ अ मेथड ऑफ इन विट्रो कंजर्वेशन। इसमें लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड नाइट्रोजन पे टेम्परेचर रहेगा -196 डिग्री सेंटीग्रेड और -130 फ़ारेनहाइट इन अ कंट्रोल्ड रेट फ्रीजर फॉर वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप एंड स्टोरिंग अदर बायोलॉजिकल मटेरियल्स लाइक आपके जो भी जीन वगैरह होते हैं उनको स्टोर करने के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। ठीक है, बात करेंगे इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स के बारे में। तो भैया बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल इनिशिएटिव हुए हैं। इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द नेशंस, सभी नेशंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए। सो कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसे बोला गया अर्थ समिट। ये जो अर्थ समिट हुआ था ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में, कॉल्ड अपॉन द नेशंस टू टेक इनिशिएटिव इन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो रियो डी जेनेरियो में होने वाले अर्थ समिट जो था वो बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ था, ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अर्थ समिट याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो 1992 जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से जुड़ा था। इसी तरह से एक हुआ था वर्ल्ड समिट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। तो जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड समिट हुआ था, जबकि रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड समिट जो था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे था, अर्थ समिट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे था। इस तरह से बच्चों क्या हुआ बताइए, 190 कंट्रीज ने कमिटमेंट किया था भैया कि वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देंगे करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस को एट ग्लोबल लेवल, रीजनल एंड द लोकल लेवल बाय 2010। तो इस तरह से 2010 तक सभी कंट्रीज ने कहा था, कमिटमेंट की थी कि भैया हमें किसी भी तरह से बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना है और काफ़ी लो लेवल पे लेके आना है। इसी तरह से 2012 की अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज अगेन हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो एंड कॉल्ड Rio+20 और रियो अर्थ समिट 2012 इसको बोला गया। ठीक है, इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में डिस्कस किया, सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की, जो इंपॉर्टेंट थे उनको भी डिस्कस किया, जो कम इंपॉर्टेंट थे हमने उनको भी डिस्कस किया। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, सारे टॉपिक्स को हमने बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश की। तो इस तरह से एक बार आप वीडियोस को फिर देखिएगा, डिटेल लेक्चर्स को अपलोड जो है वेबसाइट उनको फिर देखिएगा, और किसी तरह की कोई क्वेरी अगर होती है आपको तो उस कंडीशन में आप हमें ईमेल कर दीजिएगा अपनी उस क्वेरी को query@katyanacademy.com पे, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। चलिए जी, आज की कहानी को यहीं पे फिनिश करते हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन ले सकते हैं बट बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पे डिपेंड मत होइएगा, क्योंकि मोटिवेशन एक स्वीट पॉइजन होता है। ज़्यादा मोटिवेशन लेने पे आपको फिर बार बार मोटिवेशन लेना ही पड़ेगा, तभी पढ़ने का मन करेगा। इसलिए जो भी आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हो उसका यूज़ करके, अपने कंसंट्रेशन का यूज़ करके खुद के अंदर एक फायर जनरेट करिए कि नहीं, मुझे अपने लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी फैमिली के बेटरमेंट के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है। कोई भी पैंडेमिक आ जाएगा मुझे रोक नहीं पाएगा, कोई भी कोरोना वोरोना आ जाएगा मुझे रोक नहीं पाएगा, बट प्रिकॉशंस को लेते हुए चलना है, मास्क का यूज़ करना है, सैनिटाइजर का यूज़ करना है, और
साथ में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है। और बाकी किसी तरह की समस्या के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि कात्यायन एकेडमिक टीम आपके साथ लगी हुई है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स के लिए। बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, आप सिर्फ वीडियोस को देखिए, आपकी जो असाइनमेंट आपके पास पहुंचाएगा उसको सॉल्व करिए, और भी जो क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल है, बोर्ड क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करिए, और अपनी प्रॉब्लम्स को हमें ईमेल कर दीजिए और फटाफट से अच्छे मार्क्स लेके ग्रो कर जाइए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वन पे। गुड नाइट।